हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग रांची डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 16 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में, which component ensures uniform braking during emergency brake application in LHB कोच। तो जब भी LHB कोच में इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो ये कंडीशन में आप लोग का कौन सा डिवाइस, कौन सा घटक यहीं पर आप लोग का सुनिश्चित करता है कि हर एक कोच में यूनिफॉर्म ब्रेकिंग हुआ है। तो इसके लिए आप लोग का ब्रेक एक्सीलरेटर दिया गया है, यही सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए बी में, इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलरेटर वाल्व ये हर एक कोच में समान रूप से ब्रेकिंग हुआ है बोल के सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which component is not recommended to expose to पेट्रोलियम और केमिकल क्लीनिंग सॉल्वेंट ड्यूरिंग क्लीनिंग। तो यहीं पर देखिए सफाई के दौरान किस घटक को पेट्रोलियम या रासायनिक सफाई सॉल्वेंट के संपर्क में लाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, आप लोग का कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जैसे कि आप लोग का पेट्रोलियम और केमिकल जो क्लीनिंग करेंगे सॉल्वेंट को लेके क्लीनिंग के दौरान, तो किसको आप लोग का एक्सपोज्ड नहीं करना है, रिकमेंडेड नहीं किया गया है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा रबर सीटेड जो वाल्व है, इसको पेट्रोलियम और केमिकल सॉल्वेंट के संपर्क में नहीं आना चाहिए क्लीनिंग के दौरान। तो ये हो जाएगा आप लोग का रबर सीटेड वाल्व हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। In LHB air brake system, which component is used for applying and releasing the parking brakes? तो यहीं पर जो आप लोग का LHB एयर ब्रेक सिस्टम में यहीं पर पार्किंग ब्रेक जो कि आप लोग का LSLRD या LWRRM जनरेटर कार पावर कार में आप लोग का यूज होता है। तो यहीं पर कौन सा कंपोनेंट है जो कि अप्लाई और रिलीज करता है पार्किंग ब्रेक को। तो यहीं पर वो पार्ट्स का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर होगा रोलर ऑपरेटेड वाल्व B17 हो जाएगा। रोलर ऑपरेटेड वाल्व B17, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इन द LHB ब्रेक सिस्टम। LHB ब्रेक सिस्टम में DB का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का क्या काम होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं ये एप्लीकेशन भी करता है, रिलीज भी करता है और करंट लेवल में आप लोग का जो प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, यही आप लोग का DB का काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आप लोग का टू रेगुलेट एयर प्रेशर इन द ब्रेक सिलेंडर, ये भी सही बात है, ब्रेक सिलेंडर में एयर प्रेशर को ये रेगुलेट करता है। टू वेंट द ऑक्सिलरी रिजर्वर एंड ब्रेक सिलेंडर्स, तो यहीं पर आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर का प्रेशर या ब्रेक सिलेंडर का इसको भी वेंट आउट करने में ये आप लोग का काम करता है। ऑप्शन बी भी सही है। टू कंट्रोल द एप्लीकेशन रिलीज ऑफ ब्रेक, ये एप्लीकेशन रिलीज जो होता है इसको भी कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, डी के साथ चलिए। हाउ मेनी पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व्स आर प्रोवाइडेड इनसाइड ए चेयर कार कोच। तो एक चेयर कार कोच में जैसे कि आप लोग का कोच का ऊपर से आप लोग ACP करते हैं, तो ये आप लोग का इमरजेंसी वाल्व, पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व कितना का संख्या में रहता है जिसके खींच के आप लोग गाड़ी को रोकते हैं, ब्रेकिंग करवाते हैं। तो ये आप लोग का 5 के संख्या में रहता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। What is the application time for higher power disc brake KE11 PD सिस्टम इन LHB कोचेस। तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का हाई पावर डिस्क ब्रेक जो आप लोग का KE11 जो PD सिस्टम LHB कोचेस में दिया गया है। सिंपल इसका एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 सेकेंड होता है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि रिलीजिंग टाइम
15 से 20 सेकंड, ये भी ज़रूर ध्यान में रखें। व्हाट इज द रिकमेंडेड लीवर रेशो ऑफ द हैंड ब्रेक इन द एलएचबी ब्रेक सिस्टम? जो पार्किंग ब्रेक है, हैंड ब्रेक है एलएचबी कोचेस में, इसमें आप लोग का रिकमेंडेड लीवर रेशो ये कितना होना चाहिए? तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 6.2, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट डज द एब्रिविएशन KE11PD स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट टू एलएचबी ब्रेक सिस्टम? तो एलएचबी ब्रेक सिस्टम को लेकर आप लोग का जो KE11PD ये एब्रीविएशन है, ये क्या स्टैंड करता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन जो आप लोग का KE या एस्कट आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटर जो भाल्व होता है, इसमें भाल्व सीरीज फॉर इंडिया पैसेंजर ट्रेन डिस्क ब्रेक, इसका आप लोग का पूर्ण रूप होता है, या ये एब्रीविएशन का मतलब यही होता है कि आप लोग का KE टाइप का या एस्कट टाइप का आप लोग का जो डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व सीरीज है इंडिया के लिए, और ये पैसेंजर ट्रेन के लिए, और ये आप लोग का डिस्क ब्रेक के लिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ इज द ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेक डिस्क इन द फियाट बॉगी? तो यहीं पर देखिए आप लोग का ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसमिट होता है टू द ब्रेक डिस्क इन द फियाट बॉगी। ब्रेक डिस्क में आप लोग का फियाट बॉगी का ब्रेक डिस्क में ब्रेकिंग फोर्स कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आप लोग का बी देखिए, थ्रू न्यूमेटिक सिलेंडर्स विथ ऑटोमेटिक क्लियरेंस एडजस्टमेंट। इसी के माध्यम से ही, इसी प्रकार से ही आप लोग का ब्रेकिंग फोर्स ब्रेक डिस्क में ही आप लोग का ट्रांसमिट होता है, थ्रू न्यूमेटिक सिलेंडर्स, एयर ब्रेक सिलेंडर्स एंड ऑटोमेटिक क्लियर एडजस्टमेंट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल आर्म इन द फियाट बॉगी? फियाट बॉगी में कंट्रोल आर्म का मेन फंक्शन, मेन काम क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है? तो ऑप्शन पहले रीड कर लीजिए। यहीं पर देखिए, टू ट्रांसमिट लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एंड पार्ट ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस। तो आप लोग का कंट्रोल आर्म जो फियाट बॉगी में फिट होता है, इसका काम होता है ये आप लोग का लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल जो आप लोग का फोर्स है, इसको ट्रांसमिट करता है, और आप लोग का कुछ वर्टिकल फोर्स का भी पार्ट कुछ आप लोग का इसमें ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ आर द एंटी रोल बार्स कनेक्टेड इन फियाट बॉगी? फियाट बॉगी में एंटी रोल बार्स जो यूज होता है, इसको कनेक्शन कैसे किया जाता है? तो इसको कनेक्शन करने के लिए आप लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग टर्सन बार विथ फॉर्क एंड रोल लिंक। जो एंटी रोल बार को फिट करने के लिए यह यूज किया जाता है, यूजिंग ऑफ टर्सन बार विथ फॉर्क्स एंड रोल लिंक्स। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which component transmit vertical force from the body to the bogie frame? Body to the bogie frame in the फियाट बॉगी। तो फियाट बॉगी में आप लोग का वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिट होगा बॉडी से लेकर बॉगी फ्रेम तक। तो ये किसका माध्यम से ट्रांसमिट होता है? तो आप लोग का इन पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग हो जाएगा। ये आप लोग का जो बॉडी से बॉगी फ्रेम फियाट बॉगी में वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिट होगा, ये सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग के माध्यम से। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द एक्सेल डिस्टेंस ऑफ द फियाट बॉगी? यहीं पर देखिए एक्सेल डिस्टेंस पूछा है, या आप लोग का व्हील बेस पूछा है फियाट बॉगी के लिए, जो कि 2560 mm होता है। इसी हिसाब से आप लोग ICF बॉगी के लिए, वंदे भारत के लिए, गुड्स के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए एक्सेल डिस्टेंस या इसका व्हील बेस कितना होता है। हाउ मेनी नेस्टेड स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन प्राइमरी सस्पेंशन ऑफ ए फियाट बॉगी? तो एक फियाट बॉगी में जो प्राइमरी आप लोग का नेस्टेड कॉयल स्प्रिंग रहता है, कितना संख्या में एक बॉगी में प्राइमरी कॉयल स्प्रिंग रहता है, ये पूछा है। तो दोनों बाजू में एक बॉगी दोनों साइड में 2 2 4 4 8 ये हो जाएगा। इनर आउटर रहता है। तो ये देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए।
What is the volume of the additional reservoir in the dome of the bolster beam for the air spring in the fiat bogie? जैसे कि बार बार डिस्कस हो रहा है, जो आप लोग का एयर स्प्रिंग होता है, इसमें इनबिल्ट आप लोग का डोम के अंदर इनबिल्ट जो एडिशनल आप लोग का रिजर्वर रहता है, तो इसका कैपेसिटी कितना होता है? इसका कैपेसिटी होता है 60 लीटर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मैनी कंट्रोल आर्म्स आर देयर इन द फियाट बॉगी इन प्राइमरी सस्पेंशन? तो यहीं पर देखिए प्राइमरी सस्पेंशन में पूछ रहा है, प्राइमरी सस्पेंशन के लिए पूछ रहा है हाउ मैनी कंट्रोल आर्म्स पूछ रहा है। 8 फियाट बॉगी में आप लोग का कंट्रोल आर्म का संख्या पूछ रहा है, तो यहीं पर कितना हो जाएगा? तो दोनों तरफ एक बॉगी का दोनों तरफ को आप लोग ठीक से इसको रीड कीजिए, उसके बाद ही आंसर लीजिए। तो ये आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? टोटल आप लोग का जो कंट्रोल आर्म एक फियाट बॉगी में प्राइमरी सस्पेंशन के लिए जो यूज होता है, ये आप दोनों बाजू में 2-2 करके आप लोग का 4 के संख्या में होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी बम स्टॉप आर यूज टू लिमिट द लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्स्टर बीम इन फियाट बॉगी? तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है बम स्टॉप कितना का संख्या में आप लोग का यूज होता है, जो कि आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो आप लोग का बोल्स्टर बीम का होता है फियाट बॉगी में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हाउ मैनी बम स्टॉप आर यूज्ड टू लिमिट द लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्स्टर बीम इन फियाट बॉगी? लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल डिस्प्लेसमेंट को लिमिट करने के लिए यहीं पर आप लोग का बम स्टॉप दिया हुआ है। टोटल बम स्टॉप कितना का संख्या में 8 फियाट बॉगी में यूज होगा? यहीं पर एक क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 के संख्या में हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द कंडमनिंग फ्री हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड इन कैसनफ बॉगी इज डेस mm? कैसनफ बॉगी में जो EM पैड यूज होता है, इसका कंडमनिंग फ्री हाइट पूछा है, जो कि 42 mm होता है, और नया कंडीशन में ये 46 mm होता है। द नंबर ऑफ आउटर इनर एंड स्नोबर स्प्रिंग फिटेड इन ईच बॉगी ऑफ कैसनफ 22 HS? तो यहीं पर देखिए 22 HS बॉगी के लिए आउटर इनर और स्नोबर स्प्रिंग का स्प्रिंग अरेंजमेंट पूछा है, तो ये आप लोग का कितना के संख्या में रहेगा? तो जैसे कि आप लोग का ये 22 HS बॉगी के लिए यहीं पर क्वेश्चन है, तो आप लोग का एक साइड में 7 के संख्या में ये आउटर, 6 के संख्या में इनर, 2 के संख्या में आप लोग का जो स्नोबर स्प्रिंग होगा, जैसे कि आप लोग का 7 का आउटर, 6 का इनर और 2 का स्नोबर। इसी अरेंजमेंट में आप लोग दोनों साइड में इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14, 12, 4 हो जाएगा, 14, 12, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉय वैगन हैविंग कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम इन एम्प्टी कंडीशन इज डेस mm? तो यहाँ पर देखिए बॉय वैगन, इसका आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक पूछा है कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा? तो यहीं पर आप लोग पहले इसका डाटा देख लीजिए। तो बॉय वैगन के लिए एम्प्टी कंडीशन में 90 ± 10 mm होता है, और लोड कंडीशन में 135 ± 10 mm होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन में यहीं पर देखिए ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? आप लोग का देख लीजिए, ये हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो एम्प्टी कंडीशन में ये हो जाएगा 90 ± 10 mm बॉय वैगन के लिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन issued regarding handling of warranty rejection, the vendor is to called upon for replacement of rejected stores or
फॉर डिपोजिशन ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल विद इन ए पीरियड ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वारंटी रिजेक्शन एडवाइस। तो यहीं पर देखिए जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन के अनुसार हैंडलिंग ऑफ वारंटी रिजेक्शन जो है, इसके लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन के आप लोग का अनुदेश के अनुसार, इसके लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप लोग का जो वेंडर है ये आप लोग का रिप्लेसमेंट करेगा, जो रिजेक्टेड स्टोर होगा या डिपॉजिट करेगा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो आप लोग का रिजेक्टेड मटेरियल होगा। इसके लिए जो आप लोग का पीरियड कितना है, कितना पीरियड के अंदर ये आप लोग का जमा कर देना चाहिए। तो ये आप लोग का हो जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वारंटी रिजेक्शन एडवाइस। तो वारंटी रिजेक्शन एडवाइस मिलने के बाद आप लोग का कितना दिन के अंदर ये आप लोग का जो वेंडर है ये रिप्लेसमेंट करेगा या आप लोग का जो इक्विवेलेंट अमाउंट रिजेक्टेड मटेरियल है इसको जमा करेगा। इसके लिए जो आप लोग का पीरियड कितना होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग का जो वारंटी रिजेक्शन एडवाइस मिलने के बाद ये कितना दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 60 दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। वारंटी अस्वीकृतियों को निपटने के संबंध में जारी नवीनतम अनुदेश के अनुसार विक्रेता को वारंटी अस्वीकृति सलाह की तारीख से 60 दिन के अवधि के भीतर अस्वीकृत सामग्री की प्रतिस्थापना या अस्वीकृत सामग्री की समतुल्य मात्रा जमा करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन सी के साथ चलिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बढ़िया से ही इसको रीड करके समझ के आंसर देना है। एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन issued regarding handling of warranty rejection advice is to be issued within days of detection of warranty complaint। तो यहीं पर देखिए वारंटी अस्वीकृति से निपटने के संबंध में जारी नवीनतम अनुदेश के अनुसार वारंटी अस्वीकृति सलाह वारंटी शिकायत का पता चलने के 10 दिनों के भीतर ये जारी की जानी चाहिए। तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 15 डेज हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट डोज AMOC स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ IRRDSO बायो टॉयलेट गाइडलाइन। जो आप लोग का इंडिया रेलवे और DRDO के माध्यम से जो बायो टॉयलेट का आप लोग का डेवलपमेंट किया गया है, तो इसमें आप लोग का एक वर्ड AMOC आता है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कंट्रैक्ट होता है, एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कंट्रैक्ट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ इम्प्रॉपर एम्प्टी लोड बॉक्स हैंडल पोजिशनिंग। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो एम्प्टी लोड हैंडल जो डिवाइस है उसको अनुचित स्थिति का क्या परिणाम होता है अगर इसको आप लोग का सही कंडीशन में नहीं रखेंगे उसको। जैसे कि अगर आप लोग का 42.5 टन या उससे आप लोग का ऊपर अगर आप लोग का ग्रॉस लोड होता है, ये कंडीशन में इसको लोडेड पोजीशन में रखना है, अन्यथा उसको एम्प्टी पोजीशन में रखना है। तो इसके लिए आप लोग का ब्लैक कलर जो होता है लोडेड पोजीशन और येलो कलर एम्प्टी पोजीशन, इसको भी ध्यान में देना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का अगर लोड एम्प्टी हैंडल डिवाइस को आप लोग का ठीक स्थिति में नहीं रखेंगे, इसके लिए क्या असुविधा हो सकता है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, इनकरेक्ट फोर्स एप्लीकेशन हो जाएगा, इसमें आप लोग का इनकरेक्ट फोर्स एप्लीकेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। What should be done during brake binding to ensure that brake plugs are free after releasing the distributor valve। तो यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, What should be done during brake binding to ensure that the brake plugs are free after releasing the distributor valve। तो जब भी आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग होता है, ये कंडीशन में आप लोग को सुनिश्चित होना पड़ेगा उसको अटेंड करने के बाद कि ब्रेक प्लग आप लोग का चक्का से छोड़ दिया है, ये फ्री हो गया है,
तो आफ्टर क्या बोल रहा है, रिलीजिंग द डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। तो यहीं पर आप लोग को जो एंश्योर होंगे, सुनिश्चित होंगे कि आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग छूट गया है, तो ये कंडीशन देखेंगे। क्या कंडीशन देखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए देखेंगे एंश्योर ए गैप बिटवीन व्हील एंड ट्रेड एंड द ब्रेक प्लग्स। तो इसको एंश्योर करने के लिए आप लोग का जो गैप दिया गया है कि कितना का आप लोग का गैप होना चाहिए चक्का और ब्रेक प्लग के बीच में, तब जाके आप लोग एंश्योर होंगे कि नहीं आप लोग का जो ब्रेक बाइंडिंग था ये आप लोग का क्लियर हो गया है। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा एंश्योर ए गैप बिटवीन व्हील ट्रेड एंड द ब्रेक प्लग्स। तो आप लोग व्हील ट्रेड और ब्रेक प्लग के बीच में गैप देके इसको सुनिश्चित होना पड़ेगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इंस्पेक्शन ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट फॉर वेयर ऑफ कार्बन बार्स इज बीइंग डन इन द फॉलोइंग शेड्यूल मेंटेनेंस। तो यहीं पर देखिए अर्थिंग इक्विपमेंट में जो कार्बन बार्स है तो इसका वेयर एंड टियर इसको हम लोग चेक करेंगे, तो कौन सा शेड्यूल मेंटेनेंस में इसको अटेंड करना पड़ता है। तो इसके लिए जो शेड्यूल मेंटेनेंस जो होगा D2 और D3 में हम लोग देखेंगे कि अर्थिंग इक्विपमेंट में जो कार्बन बार्स यूज किया गया उसका वेयर एंड टियर इसको देखना पड़ेगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फॉर पासेज ऑफ ओडिसीज थ्रू इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन स्पेशल स्पीड रेस्ट्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द ग्रॉस क्लियरेंस इज मोर देन DSM। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग का अलग अलग ओडिसी के लिए अलग अलग आप लोग का इसमें नियम है। तो अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट जब भी मूवमेंट करता है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में आप लोग का स्पेशल जो रेस्ट्रिक्शन है इसका ज़रूरी नहीं होता है अगर ग्रॉस क्लियरेंस आप लोग का कितने से ज़्यादा होने से। तो ये आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर ग्रॉस क्लियरेंस आप लोग का 250 mm या इससे ज़्यादा है तो ये कंडीशन में आप लोग का कोई भी रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द ग्रॉस क्लियरेंस ऑफ डेस क्लास ओडिसी हैविंग लेस देन 150 mm 6 इंच बट मोर देन 80 mm 3 इंच फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो यहीं पर ग्रॉस क्लियरेंस पूछ रहा है एक तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर से इसका डिस्टेंस लेंथ आप लोग का कितना होना चाहिए, ये आप लोग का 6 इंच या 150 mm से कम होना चाहिए, या आप लोग का 80 mm या 3 इंच से ये बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार का ग्रॉस क्लियरेंस कौन सा ओडिसी में देखा जाता है, तो इस प्रकार का जो आप लोग का क्लियरेंस देखा जाता है ग्रॉस क्लियरेंस, ये आप लोग का जो टाइप ऑफ ओडिसी है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सी क्लास ओडिसी हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन व्हिच ईयर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष ये आप लोग का अस्तित्व में आया है, तो ये आप लोग का हो जाएगा 2005 हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ये आप लोग का इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 2005 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम है इसको आप लोग का पास किया गया था 2005 में भारत सरकार द्वारा, लेकिन ये प्रभाव में आया था जनवरी 2006 से। जनवरी 2006 से ये आप लोग का प्रभाव में आया था। द एक्सीडेंट ड्यू टू कलिजन फॉल्स अंडर व्हिच कैटेगरी। टक्कर के कारण आप लोग का जो एक्सीडेंट होता है हेड ऑन कॉलिजन साइड ऑन कॉलिजन जो होता है ये सब आप लोग का जो कॉलिजन होता है ये किस प्रकार का एक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन में आता है, कैटेगरी में आता है। तो ये ए क्लास ए कैटेगरी का एक्सीडेंट में आता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से बी क्लास का जो आप लोग का एक्सीडेंट है ये फायर इन ट्रेन है। अगर ट्रेन में आग लग जाता है तो बी क्लास एक्सीडेंट। इसी हिसाब से सी क्लास एक्सीडेंट ट्रेन पासिंग टू रोड ट्रैफिक, अगर ट्रेन रोड ट्रैफिक को चला जाता है
ट्रेन पासिंग टू रोड ट्रैफिक, और जो डी क्लास एक्सीडेंट होता है ये डिरेलमेंट होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पीएससी इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टोर प्रोक्योरमेंट और टेंडर्स। तो पीएससी का पूर्व पूछा है स्टोर आप लोग का जो खरीदने और निविदा के संदर्भ में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये भी बार बार डिस्कस किया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी कोई सिंगल फार्म से सिंगल टेंडर के माध्यम से कोई भी आप लोग का जो प्रोडक्ट है, आइटम्स है, पार्ट्स है, इसको प्रोक्योरमेंट किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो इसके लिए आप लोग का पीएससी जारी किया जाता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहीं पर आप लोग का बी के साथ चलिए, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। व्हाट इज द क्रिटिकल कंसिडरेशन व्हेन यूजिंग कटिंग इक्विपमेंट नियर ए ट्रैप्ड कैजुअलिटी। फंसे हुए घायल व्यक्ति के पास कटिंग उपकरण का उपयोग करने का समय क्या महत्वपूर्ण विचारणीय है। तो जब भी कोई आदमी फंसा हुआ है तो आप लोग जो कटिंग उपकरण आप लोग यूज करते हैं, इसके चलते इसके समय में आप लोग को क्या सावधानी बरतना है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में देख लीजिए, डायरेक्ट द कटिंग ब्लेड्स एयो फ्रॉम द कैजुअलिटी बॉडी। तो जो आप लोग का कटिंग ब्लेड को घायल व्यक्ति का शरीर से दूर रखें। जब भी ये यूज कर रहे हैं तो जो घायल व्यक्ति हैं इनके आप लोग का जो कटिंग ब्लेड यूज करते हैं उनका शरीर से उसको दूर रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। What type of brakes does the 140 टन BD क्रेन हैव। 140 टन जो ब्रेकडाउन क्रेन होता है, इसमें आप लोग का किस प्रकार का ब्रेक यूज होता है। तो इसमें आप लोग का एयर ब्रेक एंड पार्किंग ब्रेक जो कि डिस्क टाइप का ये यूज होता है 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन में। एयर ब्रेक एंड पार्किंग ब्रेक दोनों यूज होता है। इंडिकेटिव आइटम्स आर दो स्टॉक आइटम स्टॉक ऑफ व्हिच। तो यहीं पर देखिए, जो सॉरी फ्रेंड्स, इनएक्टिव बोला है, इंडिकेटिव नहीं, इनएक्टिव निष्क्रिय। इनएक्टिव आइटम्स आर दो स्टॉक आइटम स्टॉक ऑफ व्हिच। तो निष्क्रिय जो आइटम है, यहीं पर आप लोग का निष्क्रिय जो आइटम होगा, इनएक्टिव आइटम होगा, इसको हम लोग कौन सा कंडीशन में इसको इनएक्टिव बोल के आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इट हैज नॉट बीन इशूड टू एनी यूजर फॉर पास्ट 12 मंथ। अगर ये कोई भी यूजर को अगर 12 महीना पिछले 12 महीना में इसको इशू नहीं किया गया है तो ये कंडीशन में इसको इनएक्टिव या निष्क्रिय आप लोग का आइटम बोल के बोलेंगे। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। टोटल नंबर ऑफ ब्लास्ट फॉर साउंडिंग ऑफ हुटर फॉर टर्निंग आउट रिलीफ ट्रेन विदाउट ARME। तो यहीं पर देखिए आप लोग का हुटर साउंडिंग कितना होना चाहिए। अगर ART टर्न आउट होगा, ART निकालने के लिए आप लोग का जो ब्लास्ट होगा साउंडिंग हुटर का, तो ये कितना होना चाहिए। तो ये आप लोग का 3 हुटर, 3 लंबा हुटर। इसका मतलब हो गया आप लोग का कि ART इसमें रिक्वायरमेंट है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट के बिना। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS। तो यहीं पर देखिए IREPS का पूर्ण रूप पूछा है। तो जिसका कि पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। मिनिमम अथॉरिटी टू सैंक्शन LAP और LHAP अप टू 45 डेज टू ए नॉन गैजेटेड स्टाफ वर्किंग अंडर एन हिज एंड हर कंट्रोल।
तो यहीं पर देखिए जो MSOP होता है, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर, तो इसमें आप लोग का कौन सा ऑफिसर, सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर दूसरा ही क्वेश्चन है आपका LAP और LHAP आप लोग का जो सेंक्शन होगा, इसलिए मिनिमम अथॉरिटी पूछा है जो कि आप लोग का 45 डेज के लिए होगा, और इसमें जो स्टाफ होंगे नॉन गेजेटेड स्टाफ होंगे। तो इसके लिए आप लोग का जो अथॉरिटी, मिनिमम अथॉरिटी चाहिए, वो हो जाएंगे आप लोग का सीनियर स्केल ऑफिसर, ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि छुट्टी सेंक्शन करेंगे LHAP लीप ऑन एवरेज पे, लीप ऑन हाफ एवरेज पे, जो कि 45 डेज का होगा नॉन गेजेटेड स्टाफ के लिए। तो ये आप लोग का सीनियर स्केल ऑफिसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास्ट, जो PRCP पास्ट होता है आप लोग का पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास्ट। तो इसके लिए आप लोग का जो मिनिमम आप लोग का सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस कितना होना चाहिए, ये 20 साल होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रुप C ग्रुप D स्टाफ के लिए 20 साल हो गया है, तो आप लोग का PRCP पास 2 के संख्या में पर ईयर मिलता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर सस्पेंशन, सस्पेंशन के लिए सिंपली आप लोग का निलंबन के लिए SF1, SF2 डीम सस्पेंशन, जो भी रेलवे एम्प्लॉई अगर कोई पुलिस कस्टडी में 48 घंटा से ऊपर अगर रह जाते हैं तो उनको SF2 जारी कर दिया जाता है, डीम सस्पेंशन। SF5 ये मेजर पेनल्टी के लिए, बड़ी शास्ति के लिए मेजर पेनल्टी, और SF1 जो है ये माइनर पेनल्टी, लघु शास्ति। अंडर व्हिच डिसिप्लिन एंड अपीयर रूल्स इज द प्रोसेस फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी गिवन। तो यहीं पर देखो जो DANAR आप लोग का डिसिप्लिन अपीयर रूल 1968 के अंतर्गत कौन सा रूल में आप लोग का दिया गया है कि आप लोग इम्पोज करेंगे मेजर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए, बड़ा जुर्माना लगाने के लिए आप लोग का जो रूल है, ये रूल कितना में दिया गया है, तो ये रूल दिया गया है आप लोग का रूल 9 में दिया गया है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। क्लियरेंस बिटवीन लेटरल बम स्टॉप एंड ट्रैक्शन सेंटर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पूछा है लेटरल बम स्टॉप क्लियरेंस पूछा है। तो लेटरल बम स्टॉप क्लियरेंस ये कितना होता है, ये होता है आप लोग का लेटरल बम स्टॉप क्लियरेंस, ये आप लोग का होता है 25 ± 5 mm। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन आप लोग का लगभग दिया गया है यहीं पर आप लोग का 25 + 5 - 2। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग चल सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल जो बम स्टॉप क्लियरेंस होता है, ये कितना होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप क्लियरेंस होता है 8 + 5 - 2 mm। इसी हिसाब से आप लोग का वर्टिकल बम स्टॉप क्लियरेंस भी देख लीजिए। ये आप लोग का 95 + 0 - 5 mm होता है। The diameter of air brake cylinder fitted in bogie mounted air brake system in a coach is dash inches। तो यहाँ पर डायमीटर पूछा है जो आप लोग का एयर ब्रेक सिलेंडर जो कि BMBC बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, जो कि कोचिंग का केस में BMBC होता है। तो इसमें जो आप लोग का कोच में ब्रेक सिलेंडर फिट होता है, इसका डायमीटर पूछ रहा है जो कि 8 इंच होता है या 203 mm। ये अगर आप लोग का BMBS वागन के लिए पूछा होता तो ये कंडीशन में 10 इंच होता या 225
255 mm। द बायोडाइजेस्टर टैंक फॉर ICF RCF कोचेस है डेस्क पार्टीशन इनसाइड द टैंक। तो बायोडाइजेस्टर टैंक बायोटॉयलेट टैंक में ICF RCF कोच के लिए जो यूज हो रहा है, इसमें आप लोग का कोच का इनसाइड में कितना पार्टीशन है, तो कितना विभाजन है कोच के अंदर आप लोग का जो बायोडाइजेस्टर टैंक में बायोटॉयलेट टैंक में, तो इसका आप लोग का जो पार्टीशन है ये 6 पार्टीशन है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर यूनिट्स आर देयर इन ईच एक्सएलएफ फिएट बॉगी। तो यहीं पर देखिए हाउ मैनी ब्रेक कैलिपर यूनिट्स, सॉरी फ्रेंड्स, हाउ मैनी ब्रेक कैलिपर यूनिट्स आर देयर इन द ईच एक्सएलएफ फिएट बॉगी। एक एक्सेल आप लोग का फिएट बॉगी का एक एक्सेल में ब्रेक कैलिपर यूनिट पूछा है, तो ये आप लोग का 2-2 की संख्या में रहेगा। 8 टोटल ब्रेक कैलिपर यूनिट रहेगा एक कोच में। तो यहीं पर एक फिएट बोगी के लिए देखिए आप लोग का संख्या कितना हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का फिएट बोगी के लिए पूछा है, तो ब्रेक कैलिपर का यूनिट पूछा है, तो यूनिट पूछने से आप लोग का 2 यूनिट हो जाएगा एक बोगी में। तो ये आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। इस हिसाब से एक कोच में आप लोग का 4 यूनिट रहेगा। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन LHB कोच। LHB कोच में 8 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर यूज होता है, जो कि आप लोग का 10 इंच का 255 mm का इसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। एनी एप्लीकेशन एन APL और रिप्रेजेंटेशन व्हेन मेड और साइंड इन हिंदी शल बी रिप्लाइड टू। तो कोई भी आवेदन अपील या अभ्यावेदन जब हिंदी में किया गया हो तो उस पर हस्ताक्षर किए गए हो तो उसका उत्तर डेश में दिया जाना चाहिए। तो अगर आप लोग का जो साइन हिंदी में लिखा हुआ है तो उसका उत्तर, इसका जवाब दो देंगे, रिप्लाई देंगे, ये हिंदी में ही देना है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द फर्म्स एंड द हेडिंग्स ऑफ रजिस्टर यूज्ड इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस शल बी। किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक होंगे। तो यहीं पर जो आप लोग का हेडिंग देंगे, फर्म्स और हेडिंग जो रहेगा रजिस्टर में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में यूज होता है, तो ये बाईलैंग्वेज होना चाहिए, बोथ हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। लैंग्वेज प्रोविजंस आर मेंशन इन द आर्टिकल डेश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डेश में भाषा के संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ये जैसे कि आप लोग जानते हैं पार्ट 17 343 टू 351 जिसमें आर्टिकल है, अनुच्छेद है, तो इसमें ही आप लोग का मेंशन किया गया है, लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया गया है, बताया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। द कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज शल कंसिस्ट ऑफ डेश मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। राजभाषा समिति में राज्यसभा से कितना सदस्य शामिल होंगे। तो जैसे कि ये भी बार बार रिपीट क्वेश्चन है, तो राज्यसभा से आप लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग का जो कमिटी रहेगा, कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें 10 सदस्य रहेंगे, 10 मेंबर रहेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, यही सेम क्वेश्चन है, ये लोकसभा से कितना मेंबर रहेंगे, जो कि आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी होगा। तो इसमें आप लोग का 20 के संख्या में रहेंगे मेंबर, जो कि टोटल मिला के आप लोग का टोटल 30 होते हैं। 10 राज्यसभा से, 20 लोकसभा से, टोटल मेंबर 30 के संख्या में होंगे। कम्युनिकेशन फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस टू स्टेट इन रीजन ए शल बी। क्षेत्र ए में किसी क्षेत्रीय सरकारी कार्यालयों के किसी राज्य को पत्र जो व्यवहार होगा, जैसे कि आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से रीजन ए में रहने वाला जो स्टेट होगा, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, तो पत्र व्यवहार होगा, ये आप लोग का क्या होना चाहिए,
तो ये कौन सा लैंग्वेज में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का ये हिंदी में होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से आप लोग का को क्षेत्र वाला जो स्टेट रहेगा, राज्य रहेगा, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ये हिंदी में होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पंजाब स्टेट फॉल्स अंडर व्हिच रीजन, जैसे कि आप लोग जानते हैं पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ये आप लोग का ख क्षेत्र में बी रीजन में आता है, तो पंजाब आप लोग का बी रीजन हो जाएगा, ख क्षेत्र हो जाएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति और कमिटी, केंद्रीय हिंदी समिति या आप लोग का कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, तो यहीं पर देखिए डिविजनल लेवल के लिए, डिवीजन लेवल के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, ये DRM साहब होते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर पार्ट 2 में जो रांची डिवीज़न का JEE CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 16 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही और एक डिवीज़न का फिर से पेपर लेके आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।